हम यूजीसी विरोधियों को वोट नहीं करेंगे पूरी तरह से हद पार हो चुकी है। आज देश के प्रधानमंत्री को तेली करके तिलिया करके बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदू हैं तो वो विरोध करने वाला कौन? ये सवाल समाज के बीच में आना चाहिए। वो भी तो हिंदू, हम भी हिंदू, लेकिन कोई मुसलमान ने तो इसका विरोध नहीं किया, कोई ईसाई ने तो कोई विरोध नहीं किया, कोई यहूदी ने विरोध तो नहीं किया। करने वाले एक जाति विशेष के लोग हैं। ये जिस प्रकार से राम भद्राचार्य जैसे जो पाखंडी कि जो बाबा बैरागी हैं, ये पूजा पाठ में लगे रहे, राजनीति में क्या करना? वो लोग राजनीति कर रहे हैं और समाज को उपदेश दे रहे हैं कि यूजीसी से गृह युद्ध होगा। तो मैं अगर सामाजिक न्याय के तौर पर कहना था तो समता की बात करते, ममता की बात करते, लेकिन उनको तो खुद ही राजनीति करना है। तो ऐसे लोगों का ओबीसी वर्ग समझ चुका है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, यूजीसी को लेकर पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। एसटी एससी ओबीसी में जो यूनिटी इस बार देखने के लिए मिल रही है वो वाकई में आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित है। तमाम राज्यों में जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, जहां पर जगह जो है खाली दिखाई दे रही है, कुर्सियां अधिकतर मात्रा में खाली दिखाई दे रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं खास मेहमान धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, एडवोकेट है, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा से। सर, क्या कहेंगे? पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को क्रांतिकारी जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। जी, पहला सवाल सर हम आपसे यही लेंगे कि यूजीसी पर जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, जगह जगह यूजीसी के खिलाफ सम्मेलन हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से जो प्रदर्शन हो रहे हैं जी, वो पूरी तरह से उन लोगों, वो लोग क्रोध में आ गए हैं जिन लोगों ने सदियों से एससी एसटी ओबीसी के उनकी हकमारी खाते रहे, जी, उनके हक पर बैठे रहे। उन लोगों को अब पता चलता जा रहा है कि अब ये ओबीसी के लोग, एससी के लोग और एसटी के लोग और माइनॉरिटी के लोग अब जाग चुके हैं, पढ़ने लिखने लगे हैं। जी, दूसरी बात, एक बात स्पष्टता जो आज देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से हद पार हो चुकी है जी, कि एक जिसको सनातनी बोलते थे, जिसे हिंदुओं का संरक्षक और राजा बोला जाता, तो उसको दूसरा राम बोलते थे। आज आज उसी देश के प्रधानमंत्री को तेली करके तिलिया करके बात कर रहे हैं। और एक यूजीसी बिल जिस प्रकार से समाज के बीच में उनको जानकारी भ्रमिक तौर पर बताया जा रहा है कि इस एक्ट के आधार पर झूठे केस लगेंगे और अब कुछ नहीं, सबसे ज्यादा ये होगा। आज तक पूरे भारत के अंदर ये तो यूजीसी बिल है, एट्रोसिटी पे कितने झूठे लगे उसका रेशियो आंकड़ा निकाल दिया जाए, जी, भारत के अंदर कितने निकाले गए उस पर देखा जाए। दूसरी बात, उनकी सच्चाई झूठ की जिस प्रकार से समाज समझ भी रहा है, जी, कि वो जिस प्रकार से जो सच्चाई बताना नहीं चाहते, कि जिस प्रकार से जो जो महाभारत में द्रोणाचार्यों के द्वारा एकलव्य का अंगूठा लिया था, उसी प्रकार से हमारे वर्ग के छात्र थे, जो छात्रों का दाहिने हाथ का अंगूठा इंटरव्यू में नंबर देना कम, वाई में नंबर कम देना, जो वही द्रोणाचार्य बैठते थे, जिसके कारण आज यूजीसी बिल के आधार पर उन द्रोणाचार्यों को हटा के वो सामाजिक न्याय के लोग बैठेंगे, जिससे कि वहां पे जस्टिस होगा। और एक बात तो स्पष्टता कहना चाहता हूं, जी, अंग्रेजों को पता था इस देश के अंदर न्याय करने वाले लोग कौन होंगे और बेईमान कौन होगा, जो अन्याय करने वाले लोग होंगे, तभी तो इनको न्याय की इनकी सीट पर नहीं बिठाया। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद उन जातिवादी, उन मनुवादी लोगों के द्वारा वही अपना कब्जा कर लिया और हमारे लोगों को वही उसी काम में लगा दिए जो हम कर रहे थे। लेकिन आज पढ़ने लिखने लगे। आज देख रहे होंगे कि दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे नारे जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जब बिहार के अंदर 70% आरक्षण को लागू किया, रिजर्वेशन ओबीसी को दिया, सामाजिक न्याय के तौर पर किया, वो गाली जब कर्पूरी ठाकुर को देते थे, वो शरद यादव को देते थे कि शरद यादव वापस जाओ और खेत में भैंस
भैंस चराओ, इस टाइप के नारे लगाते थे। आज वही हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मोहन यादव जब को भी 13% ओल्ड अभ्यर्थियों की 13% ओल्ड अभ्यर्थी की बात हो या यूजीसी के मामले में समर्थन करने की बात हो, तो क्या बोला जा रहा है कि मोहन यादव हारेगा और भैंस लेकर, लाठी लेकर भैंस खेत में जाएगा, चराएगा, भैंस चराएगा, इस टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसके आधार पर ओबीसी वर्ग में काफी रोष भी है। वो सनातन विरोधी बोले जी, कहा जा रहा है आपने हिंदुओं को बांट दिया है यूजीसी की गाइडलाइन लाकर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं को बांटने की बात है जी, ये हमारे हक में आता है, हमारे संरक्षण के लिए आता है, हमारे हिस्सेदारी के तौर पर आता है ये बिल। तो हिंदू बट गया, और वो विरोध करने वाले कौन लोग? अगर हम हिंदू हैं तो वो विरोध करने वाला कौन? ये सवाल समाज के बीच में आना चाहिए। वो भी तो हिंदू, हम भी हिंदू, लेकिन कोई मुसलमान ने तो इसका विरोध नहीं किया, कोई ईसाई ने तो कोई विरोध नहीं किया, कोई यहूदी ने विरोध तो नहीं किया। करने वाले एक जाति विशेष के लोग हैं जो गंदी मानसिकता सदियों से रखते थे, हमको ऊंच नीच का भावना बताते थे। कभी समता की बात करी क्या? ये जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जैसे जो पाखंडी, जिस बात के लिए यूजीसी का, अरे तुम्हारा धर्म का था इस देश के अंदर, चंद्रशेखर जैसे जो महान हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने सदन के अंदर कहा कि जो बाबा बैरागी है ये पूजा पाठ में लगे रहे, राजनीति में क्या करना। आज वो बाबा, वो लोग राजनीति कर रहे हैं और समाज को उपदेश दे रहे हैं कि यूजीसी से गृह युद्ध होगा। अरे तुम्हें अगर सामाजिक न्याय के तौर पर कहना था तो समता की बात करते, ममता की बात करते और सामाजिक न्याय के तौर पर करते, लेकिन उनको तो खुद ही राजनीति करना है। तो ऐसे लोगों का ओबीसी वर्ग समझ चुका है। और दूसरी बात, हिंदू सम्मेलनों की बात कहने वाली बात है, उनके हिंदू सम्मेलन पूरे अब खोखले हो गए पूरे देश के अंदर। वो समझ चुका, ओबीसी भी समझ चुका कि ये तो कब केवल ये राजपाट के लिए अपने आप को बैठने के लिए हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे कि ओबीसी दूसरे दिशा में नहीं चला जाए। जी, ऐसे तो जात पात की खाई और बढ़ती चली जाएगी सर। जहां पर हिंदू राष्ट्र बनने की बात थी, जहां पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात थी, वहां पर आप लोग गाइडलाइन को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया, ओबीसी को ऐड करने की बात है। तो एक विशेष वर्ग से इतनी नाराजगी क्यों? उन्हें भी शामिल कर लिया जाता। देखिए, एक बात समझ लीजिए, उस सदियों से ही शामिल है, उस सदियों से ही। वो उस बिल में कितने लोग हैं? हमारी संख्या 37% है और पूरी उनकी आबादी पूरी उस कमेटी में देखा जाए 37% है, 37 लोग हैं हमारे तो, और सारे तो अप्रकाश के ही है। तो परेशानी किस बात की? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ओबीसी के लोग शामिल हो चुके हैं और ओबीसी को, अगर ओबीसी जिसके कारण ओबीसी से बैठा हुआ, अगर ओबीसी जिस दिन हटेगा वो जमीन में चला जाएगा, वो इसके कारण डर रहे हैं, वो इस कारण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता चलता जा रहा है। जी, अब तो ओबीसी जो है वो जमीन जायदाद से काफी संपन्न परिवार से आते हैं, चाहे कुर्मी की बात करें, यादवों की बात करें, अन्य ओबीसी जातियों की भी बात करें, तो कहाँ उनके साथ एट्रोसिटी होती है? आपको लगता है कि उनके साथ भी जाति भेदभाव होता है? देखिए, आपको एक मध्य प्रदेश का ही उदाहरण बता दूं और उत्तर प्रदेश का एक जी और छत्तीसगढ़ का बता दूं कि यादव समाज के एक व्यक्ति द्वारा इटावा के अंदर भागवत करने की कोशिश की, तो उसकी उन जातिवादी लोगों के द्वारा उनने चुटिया काट दी। और जहां तक कि तो मैं शर्म की बात कह दूं, मैं जिस मध्य प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ तो वो एक यादव की चुटिया उखाड़ ली तो क्या, जब इस ऐसी स्थिति एट्रोसिटी तो उनके साथ हो रही है। तीसरी बात, एक महिला जो कथावाचक थी पटेल, दीपिका पटेल, उसको भी छत्तीसगढ़ में उसे अपमानित करते हुए उन जातिवादी लोगों ने उसके बहिष्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो स्थिति बन रही है, वो एट्रोसिटी तो जिस प्रकार से दलित समाज के साथ होता था, उसी प्रकार से आज ओबीसी समाज के साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर दमोह जिले में ब्राह्मणों ने पैर धुलवाकर कुशवाहा समाज के लड़के से और गंदा पानी अपने उसको पिला रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? दूसरी बात, अभी लोधी समाज के मध्य प्रदेश में
उसको मल खिलाया जा रहा है लोधी समाज को अशोकनगर में। जी। तो ये एट्रोसिटियां जो सोचने को नहीं मिला था, वो एट्रोसिटियां अब ओबीसी के साथ हो रही है। लेकिन आप लोग भी तो ब्राह्मणवाद के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। आप जो रोटी बेटी की बात कहते हैं, आप कहते हैं कि अंतर जातीय विवाह करो, ये सब भी तो टारगेट करने वाली बातें हैं, इस पर भी तो पाबंदी देखिए, करनी हमने चाहिए। हमने हम जाति के खिलाफ नहीं है, जातिवाद के खिलाफ है। और यही बाबा साहब कहते थे, और हमारे मसीह बाबा साहब ने जिस प्रकार से बोला रोटी बेटी का रिश्ता करें तभी समता आएगा, तो ये नशे ने जो हमारे बाप दादों ने कहा, फूले ने कहा, वो बात को हम लोग कह रहे हैं कि जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तब तक भारत में समता नहीं आ सकती। और हम बाबा साहब के अलावा कई महापुरुष गाड़ के बाबा तुकाराम ने भी कहा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब मानव भाई, एक चूल्हा एक है चकिया एक है मानव समाज। ये तथागत भी बोलते थे, तुकाराम भी बोलते थे, गाड़ के बाबा भी बोलते थे, ये कबीर भी बोले इस बात के लिए। क्या तो कहेंगे सर? आज जी जी जी, जी, कंटिन्यू रखिए, क्या कह रहे थे? आज आज इनके पेट में ये दर्द हो रहा है जी। कि अब SC ST OBC का भाईचारा बनता जा रहा है, और आने वाले समय में ये जो बहुजन शब्द बोला जाता है कांसी राम जी के टाइम पे, जो मंडल के बाद कांसी राम जी का आंदोलन आया था, तो वो पूरी तरह से बहुजन पूरा भारत बनेगा। और इस देश के अंदर ये देश अब फूले अम्बेडकर के बिना अब चलने वाला भी नहीं है। जी। इसलिए ये नए नए क्योंकि मुसलमानों का कई लफ्ज याद लाते थे, कई राम मंदिर लेके आते थे, भारत पाकिस्तान करते थे, कई बीप ले आते थे। अब ये ओबीसी के लोग समझ चुके हैं कि कहीं कुछ नहीं है, ये कहीं कुछ नहीं है, केवल सत्ता के लिए और बेईमानी करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अब समझ चुके हैं, यूजीसी बिल से तो इतना इतना ओबीसी के लोगों को समझ चुके हैं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जी। आज आप देख लीजिए थाने के अंदर हमारी हमारी छात्रा, हमारी बहन बेटियों के साथ इतना भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और उनको इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी बात, एक पेशे से वकील होने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि जनगणना की पिटीशन लगी, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं। 27% आरक्षण के लिए कंटिन्यूस चलने के बाद उस पर फैसला नहीं आता, और यूजीसी पर बिल पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है न्याय व्यवस्था पर भी, कि जिस प्रकार से कई मुद्दों पर सामाजिक न्याय के तौर पर आपने आपने कई तमाम सारे जो जो भारत के मुद्दे मूल थे उस पर आपने कभी गौर नहीं किया, और एक बार में पिटीशन लगती है और हाल ही उसमें नोटिस हो जाता है, हाल ही उसमें स्टे हो जाता है। ये कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में बैठे कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा भी है। इसमें हम खुलकर जी, ये आप अभिवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि न्यायालयों के अंदर भी जातिवाद होता है? 100% होता है, और मुंह देखकर होता है। हमने तो यहाँ पे ही अपने ग्वालियर में ही देखा कि जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, उनके लिए न्यायालय खुलता है वेकेशन में, जहां वेकेशन में कभी इतिहास में मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच में कभी स्पेशल बेंच कभी नहीं लगी, कंटिन्यूस 3 दिन चल रही है। कोई इतना छोटे से मामले में 3 दिन चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूर्ण रूप से जो जिस प्रकार से न्यायालय बैठी थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जातिवाद और चरम पर है सोशल मीडिया न्याय व्यवस्था में, जिसके कारण ये सुनवाई जिस प्रकार से हो रहा है, और जिस प्रकार से जो हुआ आज तक के इतिहास में। मध्य प्रदेश में एक पहले चीफ जस्टिस बन के आए, उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से जजों को SC ST OBC के जज थे, उन्होंने देखा कि हम इतने टाइम से हमारा कोई पालनहार नहीं आया, लेकिन सुरेश कुमार कैथ साहब ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय के तौर पर हमारे SC ST OBC के जजों को और हालांकि वो वर्ग के साथ ना, उन्होंने भी अपर कास्ट हो, जो लोग वंचित थे उनको पूरी तरह से उनको सिस्टम में लाने का काम किया। जी, ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार उन्होंने जो काम किया था, और हम उनको सलाम करते हैं। ये यूजीसी की बात थी सर, लेकिन लोग तो ST SC एक्ट के खिलाफ भी अब मैदान में उतर चुके हैं, कह रहे हैं कि ST SC एक्ट भी खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन भी खत्म करना चाहिए, लेकिन 10% जो रिजर्वेशन मिला है उस पर बात नहीं करते हैं। देखिए, यही तो उनका चोरपन है इस बात के लिए, क्योंकि वो सदियों से बैठे थे,
सदियों से, हजारों साल से बेईमानी के तौर पर बिना रिजर्वेशन के हमारा हक खा रहे थे। और वो चाहते हैं कि हम पढ़ने लिखने लगे, हमारे कलेक्टर एसपी बनने लगे, हमारे राजनेता बनने लगे, तो अब उनको ये लगता है कि वो चाहते हैं हमेशा के लिए कि हम इनके मेला दो, इनके लिए मेहनत करें, इनके इनके इनकी सेवा करें। वो सदियों से जो उनकी सोच थी वो आज भी यही चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने पिछड़े वर्ग को तो खासकर इतना कुछ संविधान के तौर पर दिया है, जिसके कारण आज अपनी मुखर होकर उनकी बात को कह रहे हैं और कर रहे हैं। किसी की कृपा नहीं है, ये जो कुछ है बाबा साहब के संविधान से ही पिछड़े वर्ग को जो हिस्सेदारी मिली है आज तक। जो आज देखने को मिल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 25 साल से ओबीसी है, और तमाम सारे प्रदेशों में भी ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की सोच है। और वो धन्य एक मसीहा है जिनका नाम मानवर कांसी राम थे। उन्होंने कहा था कि कांसी राम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई। तो आज अगर वो नहीं होते तो मैं भी फूले को नहीं जान पाता, मैं सावित्री को नहीं जान पाता। वो इतने बड़े मसीहा ने ये जगा दिया। कभी कांसी राम जी के आंदोलन से ही ये पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिखने लगे, वरना कभी नहीं दिखते। जी, जो तो क्या लगता है आपको, सोती हुई कौम जो है वो अब जाग चुकी है या अभी भी कमी है? 100% जागने लगी है। और मेरा समाज अब अपना और पराये को भी समझ चुका है, दोस्त दुश्मन कौन है, हमारा हक कौन खा रहा है। ये हम लोग हम जब ग्रास लेवल पे हम लोग जाते हैं तो लोगों के बीच में अब बात आ चुकी है, और महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे साथ सदियों से ऐसा क्यों हुआ, और इस पर हम लोग हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी, इस पर भी अब चर्चा चलने लगी है। जी, आप लोगों ने निश्चित ही जी आप लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर यूजीसी के समर्थन में यात्रा निकाली। 300 लोगों पर एससी ओबीसी पर केस दर्ज हो गया है। तो क्या कहेंगे सर, जहां जहां आप कॉलेज के दरवाजे पर जाइए, आप सड़कों पर आकर आंदोलन कीजिए, चाहे सदन के अंदर बोलिए, तमाम जगह आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, केस हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है। क्योंकि आप पेशे से वकील है, तो क्या कहेंगे इस मामले में, क्योंकि पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं डराया जा रहा है अब? देखिए, ये जो जिस प्रकार से, जो केवल रीवा की बात नहीं है, ये कोई ग्वालियर की बात नहीं है, ये भोपाल की बात नहीं है, ये सागर की बात नहीं है, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, तमाम जगह एफआईआर हुई। सागर में हमारे ओबीसी महासभा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज घोसी पर हुई, हमारे रीवा में 300 लोगों पर हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे महासचिव और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, तमाम सारे साथियों पर उन पर एफआईआर हुई। लेकिन एक बात स्पष्टता हुई कि जिस प्रकार से सरकार का भी बड़ा रोल के तौर पर बोलना चाहता हूं, भले ही ओबीसी के है, कि जिस प्रकार से यूजीसी के विरोध वाले जितने आंदोलन हुए, जिसमें सभी जगह हुए, वहां पर उन्हें परमिशन दी जाती है और उन्हें जितने अराजकता पैदा करना थी वो करते हैं। जिस प्रकार से शिवपुरी जिले में किया, मोहन यादव के खिलाफ बोलने का काम किया, शरद यादव के खिलाफ बोलने का काम किया, और बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोलने लगा। उसी प्रकार से रीवा में भी हुआ, उसी प्रकार से सागर में भी हुआ, उसी प्रकार से ग्वालियर में भी हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से सरकार का जो रवैया रहा, वो पूर्ण रूप से पिछड़ा एससी एसटी के विरोध में रहा। जब हमको परमिशन देते नहीं है, हमारे लोगों को जबरन दुकान जब खोलते हैं, तो जब एक फरवरी को जब भारत बंद का इन्हें कॉल किया था, जब स्टे होने के बाद भी इन्होंने उसको किया, तो हमारे शिवपुरी जिले में हमारे लोधी समाज पर, कुशवाहा समाज पर, यादव समाज के दुकानों को तोड़ने का काम किया, और फिर पुलिस देखती रही। और जहां पर रीवा की बात है, जिस प्रकार से 300 लोगों पे एफआईआर की गई, वहां पे देख लीजिए पूर्ण रूप से जातिवाद के तौर पर एफआईआर की गई, उनके प्रतिष्ठानों को बंद कराने का काम किया। जो लोग हमारे जो कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष और रीवा के ओबीसी महासभा के भी पदाधिकारी है, बबलू कुशवाहा, वो यूजीसी के समर्थन में रैली में आए थे। उनके दूसरे दिन ही प्रशासन के द्वारा उनके भाई की दुकान को सीज कर दिया बिना कारण के। हमारे जो अभिषेक जो बसपा के पूर्व प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी है, उनके स्कूल में ताला डाल दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, जिस प्रकार से यूजीसी का जो समर्थन में आए, उनके खिलाफ जो केस लगा रही है, प्रकरण लगा रही है, उनके दुकानदारियों को बंद कर रही है, उनके कारोबारों को बंद कर रही है, कहीं ना कहीं स्पष्टता दिखाई दे रही है
कि सरकार पूर्ण रूप से पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये पूर्ण रूप से इस यूजीसी बिल से सामने आ रहा है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है। इस संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि 2028 का चुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, और आने वाले समय में चाहे सरपंच से लेके प्रधानमंत्री सांसद तक का चुनाव हो, इस बार पूर्ण रूप से ये एसटी एसटी ओबीसी के लोगों ने मन बना लिया, और हम लोग शपथ दिला रहे हैं हर जगह कि हम अपर कास्ट को वोट नहीं देंगे, हम यूजीसी विरोधियों को वोट नहीं करेंगे, हम यूजीसी समर्थकों को ही वोट करेंगे। ये ओबीसी महासभा तमाम सारे संगठनों ने ये शपथ हम लोग हर जगह पर दिलवा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे सर? एक आखिरी सवाल लेते हैं। यूनिवर्सिटी में अस्थायी नियुक्तियों में जिस तरीके से 45 दिन से ज्यादा की नौकरी में रिजर्वेशन लागू होगा, इसे बहुजनों की जीत समझे या एक चुनौती समझे? देखिए, ये इसको दो तरह से समझना होगा। ये तो जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से यूजीसी बिल पर हमारे क्रांतिकारी साथी, जिस प्रकार से हमारी बहन भाई और हमारे वर्ग के लोग जिस प्रकार से समर्थन के तौर पर उस सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा, उसकी ताकत के कारण हमको ये मिला है। और हमें दूसरी तरह से हमें चुनौती के तौर पर हम हर तरीके से ओबीसी वर्ग के लोग, और इसको चुनौती के तौर पर हमें समझना भी होगा कि अब जिस प्रकार से वो चुनौती के तौर पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने भी उनका चुनौती स्वीकार किया है कि हम जिस प्रकार से वो लोग एट्रोसिटी और रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी अब हर मंच से कहने लगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो, क्योंकि गैर संवैधानिक है। इस बात को लेकर हम हर तरीके से चुनौती के तौर पर हम समझते हैं उस बात के लिए। जी, आगे क्या रोड मैप है आप लोगों का? क्योंकि अब लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, दोनों तरफ खाई थोड़ा बढ़ती जा रही है, विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। आगे क्या करेगी ओबीसी महासभा? देखिए, ओबीसी महासभा ने 23 हमने इस 23 हमने अभी 9 तारीख को पूरे भारत के अंदर हमने राष्ट्रव्यापी ज्ञापन दिया था, और हमने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एचआईडी मिनिस्टर से हमने ज्ञापन के माध्यम से ये स्पष्टता कहा कि जिस प्रकार से यूजीसी बिल को जो भी कमजोरी तौर पर न्यायालय में देखने को मिला, उसे सशक्त रूप से बनाया जाए, जैसे आईआईएम, आईआईटी, तमाम सारे सेक्टर एम्स में भी इसमें लागू किया जाए, जिससे कि ये मजबूत होकर इसको सशक्त रूप से बन सके, जिससे कभी भी जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में रखा था, उसी प्रकार से इस एक्ट को भी इसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में अच्छा सशक्त रूप से इस कानून के तौर पर बनना चाहिए, जिससे कि कोई किसी प्रकार का उसका वॉलियंस ना हो। जी, क्या कहेंगे? दूसरी बात, अगर ये नहीं होता तो हमने 23 मार्च को जंतर मंतर पर पूरे भारत के लोगों को हम बड़े लेवल पर जातीय जनगणना, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा धोखा दिया गया कि जब फॉर्मेट आता है तो ओबीसी का कॉलम नहीं होता, और दूसरा जो यूजीसी का मामला है, 13% ओल्ड अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश का मामला है, इन तीनों मामलों को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर 23 मार्च को संयुक्त सभी संगठनों को लेकर हम लोग वहां कूच करेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगों को संसद में कुछ उस समय सत्र चलेगा, और हम चाहते हैं कि वो आंदोलन में पूरी तरह से जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, हम दिल्ली से हटेंगे नहीं। जी, क्या कहेंगे? देश की आवाम आपको सुन रही है, यूजीसी की गाइडलाइन को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके, तमाम इंस्टीट्यूशंस की हकदारी को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि लड़ाई अब चारपाई वाली जातिवाद की नहीं है, अब हिस्सेदारी वाली जातिवाद की है। मैं सभी पूरी आवाम को, पूरे भारत के एक एक मूल निवासियों को, बहुजन समाज को, परिजनों को मैं एक ही बात कहूंगा कि ये यूजीसी बिल, ये आपके आत्मसम्मान का घोषणा पत्र है। इसको आप लागू करेंगे तो निश्चित ही ये जो 95% आबादी है, ये 85 तो 1931 के बाद हम सबको पता चला था, आज हम 95% है। इसके लिए अखमारी के लिए हमको पूर्ण रूप से बेईमानी तौर पर जो लोग बैठे हुए थे, यदि आज इस बिल के समर्थन में पूरे भारत के लोग एकजुटता के साथ
इस ताकत के साथ खड़े रहकर सरकार को मनाने का काम करेंगे, निश्चित ही हम जीतेंगे। और पूरे देश के अंदर अब 95 वर्सेस 5% की लड़ाई हम जिस प्रकार से हम लड़ रहे हैं वो हम जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ खास मेहमान, एडवोकेट, मध्य प्रदेश से जुड़े थे। सोचिए यूजीसी को लेकर लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है। जो कल तक कहते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, उसी हिंदू भाई ने जब अपना संवैधानिक अधिकार मांगा तो जातिवादियों के चेहरे सामने आ गए। सोचिए जो आपको कॉलेज के दरवाजे पर नहीं जाने दे रहे हैं वो आपको चपरासी से चीफ जस्टिस कैसे बनने देंगे। सारी लड़ाई सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमारी बातचीत पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।